सभी सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी। और जिस आसन में बैठ सकते हैं उस स्थिति को अनुकूलता से बना करके बैठें। आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी। आइए सभी उस ओमकार का स्मरण करेंगे 3 बार। विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाथों को रख कर लीजिए। अनुकूलता से अपनी हथेलियों को आँखों से चेहरे से लगाकर आँखें खोल लेंगे। सभी अनुकूलता से बैठ जाइए। क्योंकि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हवा नहीं चल रही है, तो उसका प्रभाव भी आप सभी को प्रतीत होगा। तो सुबह योगाभ्यास जो किया जाता है, उस योगाभ्यास से हमारे शरीर को और हमारे शरीर के अलावा एक आध्यात्मिक जो चेतना है, उसमें बहुत अच्छे कई प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सुबह हमारे पास समय नहीं रहता या हम सुबह नहीं कर पाते, व्यस्तता में रहते हैं, या हमारी दिनचर्या ऐसी है सुबह हम योगाभ्यास नहीं कर सकते। तो उसी योगाभ्यास को, उन्हीं क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं को छांट करके आप शाम को कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सभी क्रियाओं को जो सुबह कर रहे होते हैं, उन सभी क्रियाओं को भी शाम को करने लग जाते हैं। थोड़ा सा विपरीत भिन्नता इसमें ये रहती है कि जो सुबह सारी क्रियाएं जो हम कर लेते हैं खाली पेट, उन सभी सारी क्रियाओं को शाम को नहीं किया जा सकता। कुछ ही क्रियाओं को शाम को किया जा सकता है जो हमारे शरीर पर वेट लॉस के लिए प्रभाव डालते हैं। उनको कोई सा भी कर लीजिए, कैसा भी कर लो। पेट को दबाने वाले कोई भी आसन, पेट को दबाने वाले कोई भी आसनों को करने से आप बचने का प्रयास करो। जैसे मंडूकासन है, या तो आपने सुबह 10-11 बजे खाना खा लिया हो, 8 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। मंडूकासन है, हम शाम को करने से बचें। मंडूकासन नहीं करेंगे, लेकिन लाभ हमें मंडूकासन वाला लेना है, तो हम कौन सा, आप शशक आसन हम कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हम सर्वांगासन है, सर्वांगासन को हम सुबह कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल में सर्वांगासन की जगह अर्धहलासन को करके हम लाभ या विपरीत करणी अभ्यास करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कई प्रकार से इस हम पूरे पैकेज में जब देखते हैं योगाभ्यास के नियमों में, तो बहुत सारा हमारा उसमें विपरीत जो आसन है उनको अवश्य कर लेना चाहिए।
तो कई बार बीमारियों के अनुसार भी योगाभ्यास करना है। तो जब हमारे शरीर में कमर में दर्द है, मान लीजिए एक सामान्य सा स्तर है कि हमारे कमर में दर्द है, तो कमर दर्द वालों को एक सामान्य स्थिति है कि आगे झुकने वाले अभ्यासों को बचना है करने से। आगे झुके लेकिन खींचे नहीं स्पाइन को। लेकिन जब एक योगाचार्य कराएगा अपने सामने किसी ऐसे पेशेंट को, तो वो आगे झुकाने वाले अभ्यास तो कराता है, लेकिन एक मेथड के साथ कराता है। एक ऐसा आसन कराएगा, उसके बाद फिर दूसरा कराएगा, ऐसे कई आसनों से फिर उससे खींचने पर वो आसानी से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। थायराइड के लिए भी पीछे मुड़ने वाले जितने भी अभ्यास हैं, कमर को मोड़ने वाले अभ्यास हैं, उष्ट्रासन है या भुजंगासन है, धनुरासन है, जिसमें गले पर खिंचाव और दबाव पड़े, ऐसे आसन थायराइड के लिए बहुत अच्छे अभ्यास रहते हैं। थायराइड के लिए थायराइड के लिए औषधि का सेवन हमें साथ में अवश्य करना ही करना है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि थायराइड डॉक्टरों के पास जाकर तो केवल एक ही चीज़ आती है कि साहब ये थायराइड हो गई तो आप एक कार्टून ले लो, किसका, दवाइयों का, और मरते दम तक आपको थायराइड की टैबलेट खानी पड़ेगी। बोला है आपको, नहीं बोला? ये बोलते हैं ना, थायराइड है, बीपी है, बीपी के लिए भी एक पूरा कार्टून ले आओ, मरते दम तक खानी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते इसे। जिस दिन छोड़ दिया उस दिन काम खत्म हो जाएगा, छोड़ना मत। ऐसे ही डायबिटीज़, हृदय रोग, ये ऐसी कुछ बीमारियां गिनी चुनी हैं जिनके बारे में डॉक्टर ये कहते हैं कि सारा जीवन दवाएं खानी पड़ेगी। लेकिन इन सभी को आसानी से योग अभ्यास की दिनचर्या में रहकर आयुर्वेद के नियमों का पालन करके कुछ ही समय में इन सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है और हम दवाइयों से बच सकते हैं। अब समस्या ये नहीं है कि हम दवाई खाना नहीं चाहते, दवाई तो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब खाना चाहते हैं, स्वस्थ सब रहना चाहते हैं तो खाना भी चाहते हैं। समस्या यह है कि दवाई खाएं एक बीमारी के लिए, उसके पीछे 4 बीमारियां और तैयार हो जाती हैं। तो जो बीमारियां तैयार होती हैं उनसे बचने की डॉक्टर कभी गारंटी नहीं लेते, लेकिन योग गारंटी लेता है। योग गारंटी लेता है कि आप इस बीमारी के लिए इस योगाभ्यास को करो, इसके साथ साथ में कई और बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। और एलोपैथी का सिस्टम क्या है कि आप इस बीमारी के लिए इलाज करो, ये वाली टैबलेट खाओ, और इसके साथ में कई बीमारियां और आपकी तैयार हो जाएंगी। दोनों में भिन्नता है, दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं। योग और एलोपैथिक, योग और आयुर्वेद एक ही है। तो योग और एलोपैथिक दोनों में थोड़ी सी भिन्नता ये है, एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से काम करती हैं। जो एलोपैथिक है ये सिम्टम पे काम करती है, आपकी बॉडी में क्या सिम्टम दिख रहे हैं उस सिम्टम पे उसने देखा और आपने दवा ले ली उसके लिए। जैसे कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पहले के जो वैद्य थे, पहले के आयुर्वेदिक जो हमारे वैद्य थे, जो बुजुर्गों के समय पर देखा जाए तो पहले के वैद्य क्या करते थे, आपको पूछते नहीं थे कि आपको बीमारी क्या है, केवल आपका हाथ पकड़ा और जो भी पुड़िया में बंद करके रखनी है वो आपको देते थे कि साहब 5 दिन बाद, 7 दिन बाद या 1 महीने बाद आना और आपको फिर दिखाना है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, अब हम डॉक्टरों के पास जाएं, वो आपसे पूछते हैं साहब बीमारी बताओ, आपको क्या बीमारी है। जैसे ही आपको बताते जाएंगे वैसे ही आपको लंबा पर्चा लिखते जाएंगे। अगर ये पर्चा ही हमें लिखवाना है तो डॉक्टरों के पास क्यों जाना है, अपने आप लिख लो। जब आपको बता करके ही इलाज करना है तो डॉक्टरों से क्यों करना, आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ ना। एक मैं बात कहता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी जानकारी, और जानकारी के लिए 2 बातें याद रखो। जिस व्यक्ति ने अपने भोजन को पहचान लिया, अपने भोजन को पहचान लिया और शरीर को जान लिया, कौन कौन सी बातें बोली, भोजन को पहचान लिया और शरीर को जान लिया। जिस व्यक्ति ने ये 2 काम कर लिए वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, और व्यक्ति इसी में पीछे रहता है। न तो अपने शरीर की जानकारी है उस व्यक्ति को ठीक मेरे शरीर में कौन सा अंग कहाँ पर है, उस अंग के लिए कौन सा आहार विशेष जरूरी है जो मुझे खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए। आज सबका ऐसा ही हाल बना रखा है, सभी मन में आते हैं वैसे ही खाने लग जाते हैं, और अपनी जीभ के स्वाद में इतने भरे पड़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि यह जीभ के स्वाद में खाया गया भोजन ये मेरे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको हमें बहुत सरलता से समझने की आवश्यकता है
कि हमारा जो स्वाद है वो केवल मात्र 2 इंच का है, केवल 2 इंच का स्वाद। आपकी जीभ से नीचे जाते ही आपका जो आहार है ये आपको पता नहीं है उसमें स्वाद कौन सा था। इस स्वाद के चक्कर में हम 6 फुट के 5 फुट के शरीर को खराब कर रहे हैं, और वो 2 सेकंड का स्वाद हमारे पूरे जीवन को, पूरी आयु के जीवन को बर्बाद कर देता है। तो हमें सोचना चाहिए, बड़े गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि हमारा जो शरीर है इसको स्वस्थ कैसे करना है, कौन सा आहार खाना चाहिए, कौन सा आहार नहीं खाना चाहिए। आप इस पर नियमित काम करके देखो हमारे शरीर के लिए। हाँ, क्या करें माता जी? मन करता है कई बार बहुत दिल कर जाता है खाएं। इसको कैसे रोकना? हाँ, मन को कैसे रोकना है? देखो, मन को रोकने के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? आध्यात्मिक होना पड़ेगा, क्योंकि योग दर्शन का पूरा शास्त्र 195 श्लोक, सारा काम किस पे है? मन पे। आचार्य जी, पूरा मन पे। और गीता भी किस पे लिखी गई है? मन पे। ये सारा काम बिना मन के होने वाला नहीं है। मन को आपको अध्यात्म बनाना पड़ेगा, मन को अपने वश में करना पड़ेगा। इसलिए तो योग का सहारा दिया जाता है कि आप योग से अपने मन को वश में कर सकते हैं। और जब मन आपके वश में होगा तो जैसे आप मन से कहेंगे वैसा ही मन आपका काम करेगा। अभी आप मन के वश में मत जाओ, मन को अपने वश में रखो कुछ दिनों के लिए, और जब आप कुछ दिन रखेंगे तो स्वाभाविक है आपके साथ रहेगा मन, फिर आपके विपरीत नहीं जाएगा। आपको ये यहाँ पर बैठाना पड़ेगा कि मुझे ये जीवन मिला है, एक सामान्य जीवन नहीं मिला है, उल्टा सीधा खाने के लिए नहीं मिला। चलो मान लीजिए कि आपका मन करता है, तो आप ऐसा कीजिए कि 1 वर्ष में कभी कभी ऐसा कोई काम कर लो जो विपरीत असर ना पड़े, लेकिन रेगुलर उसी दिनचर्या में बने रहें वो ठीक नहीं है। उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है शरीर पर। हम जो अपने जीवा से रसों को श्रवण उसका अनुभव करते हैं, तो हमारे जो रसोई में रस है ना, वो कितने प्रकार के हैं? माता जी, आप भोजन बनाते होंगे, बाबा जी आप बनाते हैं कि तब जी भोजन? कितने रस होते हैं हमारे रसोई में? 6 रस होते हैं। कितने? 6 रस होते हैं। देखो उधर से आवाज आ गई। जानकारी माताओं को, देखो मैं एक बात कहता हूँ अपने घर में विशेष रूप से, और ये सबको याद होनी चाहिए। माताओं को भोजन बनाना आए या ना आए, लेकिन भोजन के बारे में रसों की जानकारी विशेष रूप से होनी चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो माताएं भोजन जो बनाएंगी उसमें स्वास्थ्य नहीं होगा, केवल मात्र क्या होगा? स्वाद होगा। तो स्वाद होगा या चिड़चिड़ापन होगा, उल्टा सीधा उसका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। भोजन बनाने वाला व्यक्ति जिस भावना से, जिस ज्ञान से, जिस विज्ञान से भोजन बनाएगा, और वैसा ही व्यक्ति उसको ग्रहण करने वाला वैसा ही व्यक्ति बनेगा। 6 रस कौन कौन से होते हैं? गिनो जल्दी जल्दी। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसैला, और अरे मीठा तो हो गया, तीखा होता गया। एक होता है अंत में तिक्त। कौन सा? तिक्त। और तिक्त वाला कैसे याद करोगे? तो तिक्त में क्या क्या आ गया? आपका जीरा आ गया, अजवाइन आ गई, ऐसे स्वाद वाले जितने पदार्थ हैं ये सब कौन से हैं? तिक्त हैं। तो इस रस को विशेष रूप से खाओ। तिक्त को जितना हम खाएंगे गैस से हमें बचेगा। जैसे क्या बोलते हैं उसे, छोटी सी हरड़, छोटी हरड़, इसका स्वाद भी कैसा है? तिक्त है। जिनको गैस बनती है तो वो इसे हरड़ को भून लीजिए, थोड़ा सा घी में भून करके इसका सेवन करो, या अजवाइन को भून करके, जीरे को भून करके रख लो। आप खाना खाने के 15 मिनट बाद मुंह में डालो और अच्छे से चबाओ। गैस को क्योर करना है आपको, तो आप इसे आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी गैस ऑटोमेटिक गायब हो गई। लेकिन चबाना अधिक है। कई बार क्या करते हैं, हमने पाउडर बना लिया, पाउडर बना करके मुंह में डाल लिया, ऊपर से पानी पी लिया। ये ऐसा काम मत करो। ये लार है ना आपकी, ये लार आपको बचा के रखेगी। इस लार को अंदर अधिक लेकर के जाइए। आप इस प्रकार से अपने रसों को नियमित सेवन करो। आपको 3 चीज अपने आहार में रेगुलर रखनी है। पहला आंवला, क्या क्या चीज? आंवला और ये हरण और बहेड़ा। क्या है? आंवला, हरण और बहेड़ा। या तो इसका मुरब्बा बना के रख लीजिए, या त्रिफले का पाउडर आप सेवन कीजिए,
या आपको किसी भी रूप में इसमें कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम स्वाद अगर आपको लेना है तो आंवले का मुरब्बा अपने घर पे बना करके, चीनी वाला नहीं, गुड़ वाला या शहद वाला अपने घर पे बना के रखिए और इसका नियमित सेवन कीजिए। आपको एक समय बाद 3-4 महीने लगातार इसको सेवन कीजिए, 3-4 महीने बाद अपने शरीर में एक अलग प्रकार की एनर्जी फील होगी, आपको अच्छा स्वास्थ्य फील होगा, आपको लगेगा मेरी बॉडी की एक्टिविटीज़ बढ़ी है, मेरा पेट का मेटाबॉलिज्म ठीक हुआ है, मेरा पेट भी अब कॉन्स्टिपेशन से दूर हो रहा है, डायबिटीज़ भी क्योर हो रही है। ऐसे बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे और एक बड़े आरोग्य को प्राप्त हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आयुर्वेद के नियमों को हमें पालन अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है कि हमारे घर में तो हम रोज़ खाना खाते ही रहते हैं, रोज़ ये दाल चीनी चावल जो तो हम खाते ही रहते हैं, कभी कभी घर से बाहर भी खाओ जा करके। और कुछ लोगों ने तो शहर में ऐसा बना लिया है कि पूरे परिवार के साथ जी रविवार को तो घर से बाहर होटलों का, तो देखो होटलों से बाहर आप खाना खाने जाओ, अपनी पूरी फैमिली को लेके जाओ, अपना चूल्हा ले जाओ और कहीं गांव से बाहर जा करके वहाँ बना के खाओ। क्योंकि जिस आप होटल में जा रहे हैं ना, जिस होटल में आप जा रहे हैं, आप यकीन मानो उस होटल के बैकग्राउंड है ना, उस बैकग्राउंड को आप देख लेंगे तो आप ये कहेंगे पता नहीं मैं कौन से कबाड़ खाने में आ गई। इतना बुरा खाना बनाया जाता है, बस उसको मसाले डाल डाल करके उसको फ्रीजर में रख करके इस प्रकार से आपके लिए तैयार रखा जाता है कि आप ये कहते हैं बहुत बढ़िया भोजन, बहुत बढ़िया भोजन। दुनिया में सबसे बड़ा बेकार भोजन मिलता है होटलों में। आप कितना अच्छा, जितने बड़े बड़े होटलों में जाएंगे उतना ही कबाड़ा भोजन मिलता है, बनाया जाता है, लेकिन आपको वो मसाले डाल डाल करके आपको अच्छा लगता है और मस्तिष्क में ऐसा बैठा लिया है कि फैमिली के साथ बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अपने आहार को ये सबसे अच्छा है। अगर फैमिली के साथ टाइम देना है तो अपनी फैमिली को आप साथ में लीजिए, रविवार को या महीने में एक बार घर से बाहर जाओ, शहर से बाहर जाओ, सबसे अच्छा है। शहर में तो वैसे रह रहे हो, शहर से बाहर जाओ, गांव में जाओ, वहाँ अपने हाथ से चूल्हे वाली रोटी बना के खाओ पेड़ के नीचे। हाँ जी, ये तो खाते थे, कितना अच्छा है। और एक गांव से भी, प्रकृति से भी जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। बच्चों को भी नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके खिलाओ, बच्चों को अच्छा लगेगा नीम का पेड़ क्या होता है। अन्यथा आजकल तो बच्चे पता ही नहीं कि आलू लगता कहाँ पर है, लगता है कि होता है। बच्चों को यही नहीं पता कि मूंगफली। मैंने बच्चे से पूछा, मैंने एक आगरा में छोटा सा बच्चा आया योग करने के लिए, मैंने पूछता रहता हूँ मैं से, बेटा मूंगफली कहाँ लगती हैं? तो उसने कहा एक पेड़ होता है बहुत बड़ा, उस पर लगती हैं। सच्ची में बच्चों को नहीं पता, क्योंकि बच्चों को हम सिखाना नहीं चाहते, नेचर हम बच्चों को जोड़ना नहीं चाहते, कनेक्ट नहीं करना चाहते। इस एजुकेशन ने हमारे बच्चों को इतना भौतिक बना दिया है कि हमारे बच्चे अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से जुड़ना ही नहीं चाहते। वो ये कहते हैं आप पागल हैं। अगर आप किसी को राम राम बोलते हैं ना, आज के बच्चों के सामने राम राम बोलते हैं और राधे राधे बोलते हैं, अपनी परंपरागत जो हमारी अभिवादन है, अगर किसी को इस प्रकार से आप बोलते हैं, नमस्ते भी नहीं, अगर आप उनके सामने बोल दें तो उनको लगता है कि जी पता नहीं आप कौन सी बातें बोल रहे हैं। बच्चों को हाय हेलो मॉर्निंग ये बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन राम राम आदि हम बोलते हैं, जय भोले बोलते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं आप बोल क्या रहे हैं। ये हमारा समाज, ये हमारी संस्कृति जा कहाँ रही है, इसको सोचने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी विडंबना चल रही है अभी इस समय की। इनको आपको जीवित करने की आवश्यकता है। जब हम जीवित करेंगे तो अपनी संस्कृति को भी हम जोड़ के रखेंगे और अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने राष्ट्र, सबको हम बचा के रखेंगे। यही हमें योग विद्या सिखाती है कि जब हम अपने पूर्वजों की भांति अपने जीवन शैली को बनाते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। और जो अपने कर्तव्य निष्ठ बनकर के कार्य करता है, यही योग का है। योग कर्मशो कौशलम। तो जो अपने कर्म में कुशल हो जाए, अपने कर्तव्य निष्ठ हो जाए, यही योग है। तो हमें इससे जुड़ना है, अवश्य जुड़ना है। आइए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। बैठे बैठे थक गए होंगे, पैरों हाथों को आगे कर लो, हाथों को आगे करो और कलाइयों को मूव करो, अंगूठा अंदर की तरफ, कलाइयों को मूव कीजिए। गहरी श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास। आपको बहुत सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता है और केवल जानने की आवश्यकता नहीं, उनका पालन करने की भी आवश्यकता है।
आप कीजिए, मेहनत करो, थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके हो सकता है कि आपके मन के विपरीत कुछ काम होंगे, लेकिन आपको मन से हारना नहीं है, उसको निरंतर उस पर संघर्ष करना है। श्वास भरते हुए ऊपर लेके आओ, गहरी श्वास भरो, गहरी श्वास भरिए। जितना श्वास भर सकते हैं श्वास भरो। ऐसे ही आउटसाइड खोलिए और ऊपर लेके आओ, फिर छोड़ो, श्वास भरो, ऊपर छोड़िए नीचे, श्वास भरो छोड़ो, श्वास भरो छोड़ो, गहरी श्वास। कभी कभी तो हाथ थक जाते हैं, ऐसे घर में काम करते हैं, घर में काम करते करते भी थकने लग जाते हैं, फिर आराम करते हैं। अब आराम भी थोड़ी बहुत देर नहीं होता, आराम भी कई घंटों होता है लगातार। सोचते हैं बस आराम करते ही रहें, करते ही रहें। चलो ऐसे घुमाइए, लंबी गहरी श्वास भरो 10-10 बार। बाबूजी ऐसे रखिए, यहाँ पर ऐसे रखो और ऐसे घुमाओ कोहनी को, ऐसे घुमाओ, बहुत बढ़िया। धीरे 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 आराम से, वंदे मातरम वाली मत बनाओ। हाँ, अब मोदी जी ने ना वंदे मातरम ऐसे कर दिया कि सब लोग फास्ट हो गए हैं, सब लोग जल्दी चाहते हैं, सभी जल्दी चाहते हैं। ध्यान रखना, मैं एक दार्शनिक व्यक्ति को सुन रहा था, उस दार्शनिक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली, जो व्यक्ति जितनी जल्दी में रहेगा उसकी मृत्यु उतनी जल्दी रहेगी। मनुष्य के लिए जल्दी नहीं है। वो ये उन्होंने बात कही, मनुष्य को यात्रा चप्पल पहन करके भी नहीं है, साइकिल से भी नहीं है, मोटरसाइकिल गाड़ी से, यात्राओं हेलीकॉप्टर से भी नहीं है। जितनी लंबी यात्रा, जल्दी यात्राओं को हम करने की इच्छा करते हैं, वो व्यक्ति अपनी मृत्यु को उतनी ही पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये उस दार्शनिक व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति है, नाम नहीं बताऊंगा कौन क्या कैसे, कि हो सकता है आप उसे मानते भी हो नहीं भी मानते हो, दोनों ही बातें हैं, लेकिन उसने ये बहुत अच्छी बात, सत्य बात कही। और यही कारण है कि हमारा जो समय था, आज से तीसरी पीढ़ी वाला किससे यात्रा करना पसंद करते थे? 11 नंबर से। किससे? 11 नंबर से, पैदल से। अच्छा, स्वस्थ रहते थे या नहीं रहते थे? और आयु कितनी रहती थी उनकी? 100 से प्लस, 100 से अधिक आयु रहती थी। अब हम आगे यात्राओं में, साइकिल पे आई यात्रा, हमारी आयु कम हुई। मोटरसाइकिल से आए यात्रा, हमारी आयु कम हुई। 4 व्हीलर से आए, ट्रेन से आए, हमारी आयु कम हुई या नहीं हुई? हेलीकॉप्टर से आए, घर से निकले, 5 सेकंड में नहीं चले, 5 सेकंड से पहले निकले, हम नहीं निकले ऊपर। अभी क्या केस है ना, कितना सेकंड हुई थी उड़े? 5 से 6 सेकंड, 5 से 6 सेकंड में व्यक्ति को पता नहीं चला मैं कहाँ, कौन सी दुनिया में पहुंचा। ऐसे आप कहीं पर भी मत जाइए। और मैं तो कहता हूँ, आप यात्राओं को करते हो ना, यात्रा से करने से पहले थोड़े से अपने मन की भी यात्रा कर लो एक बार। ये सबसे बड़ी यात्रा है, अपने शरीर को जान लो, हमारा शरीर है क्या। चलो ऐसे घुमाओ धीरे धीरे। हम अपनी यात्रा, पता नहीं, संसार की यात्रा में लगे हुए हैं और अपनी यात्रा को भूल चुके हैं। श्वास भरो छोड़ो, श्वास भरो छोड़ो, श्वास भरिए छोड़िए। दोनों हाथ ऊपर खींचिए, खींचो ऊपर और ऊपर खींचो, श्वास छोड़ते हुए। साइड में खींचो, श्वास भरते हुए, फिर आगे अपोजिट साइड और ऊपर खींचो, फिर से बाहर, रोक के रखिए, वापिस, फिर ऊपर खींचो, अपोजिट साइड, वापिस। श्वास को सामान्य कर लो, पैर सीधे कर लीजिए और एक पैर को ऊपर उठा के रख लो। अब पंजे को हल्का सा मूव करते रहिए, धीरे धीरे। श्वास भरते रहो और छोड़ते रहो, श्वास भरते रहो, छोड़ते रहो। जिनको जॉइंटों में दर्द रहता है, इनके जॉइंट पेन रहता है,
जिनको अर्थराइटिस है, घुटने में दर्द इनके अधिक रहता है, तो हल्दी 100 ग्राम, मेथी और सौंठ 100 ग्राम, 50 ग्राम अश्वगंधा, इन चारों का पाउडर बना करके मिला लीजिए। सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच गुनगुने दूध से आपको सेवन करना है। गर्मी अधिक है तो फिर थोड़ा सा मात्रा कम कर दीजिएगा। जिनको गैस ज़्यादा बनती है, दूध गर्म सेवन नहीं करें। ऊपर रखो, ऊपर खींच करके, दूध को गर्म सेवन नहीं करना है, सामान्य दूध रहना चाहिए। और जिनको गैस ज़्यादा बनती है, सुबह खाली पेट दूध भी मत लो। कुछ लोग ना सुबह चाय की जगह सुबह खाली पेट दूध लेना, बच्चों को भी देना पसंद करते हैं। एक समय पर बच्चों को तो ये ठीक करता है, बच्चों को शुरुआत में तो ये ठीक रहेगा, बच्चों की पाचन शक्ति अभी वो है सही, तो वो कुछ दिन सेवन करते रहेंगे, ठीक लगेगा। लेकिन 8 वर्ष की आयु को क्रॉस करेंगे, 2-4 साल ऐसे पीते रहते हैं, तो बाद में फिर इतनी भयानक गैस बनती है कि वो फिर ठीक ही नहीं होती, बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है। पूरा दबाव नीचे, पूरा दबाव, आगे झुकना नहीं है, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं चलाना, पूरा नीचे खींचो ऐसे। चलिए, पैरों को पकड़ लो और पूरा मूव करो आगे से पीछे तक, पूरा खींचो पीछे की तरफ और खींचो पीछे। बहुत सुंदर, ऐसे कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे ही जहाँ अवसर मिले, करने वाले को बहाना नहीं चाहिए। करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी कर लेता, ना करने वाला व्यक्ति कहता है मैं तो कुर्सी पे बैठा हूँ, कैसे कर पाऊँगा मैं, तो जी कैसे कर पाऊँगी, ये तो बड़ी समस्या है। चलो, पैर को साइड में रखिए, पैर